हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस, ये विजन की 26 फरवरी की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो इस मैं दोबारा आपको एक बात चीज इन्फॉर्म करना चाहती हूँ। मैं एक पॉलिटिका पेड ग्रुप स्टार्ट करना चाह रही हूँ, पॉलिटिका, ठीक है, जिसकी कॉस्ट ओनली 1000 रुपीज है। इसमें मैं पूरी लक्ष्मीकांत कवर करूंगी और साथ में लक्ष्मीकांत की आपको पता है अलग से ऑब्जेक्टिव बुक भी आती है, वो सभी हम क्वेश्चंस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब हम कवर करेंगे। अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज मुझे टेलीग्राम पे इस पे कांटेक्ट करें, मित्तल वैशाली 94, ठीक है। तो आई विल बी देयर। आप प्लीज मैसेज ड्रॉप करिए, क्योंकि जब तक इसमें मतलब कि मुझे बच्चे मतलब कि ज्यादा नहीं मिलेंगे तब तक मैं ये कोर्स ऑफ कोर्स स्टार्ट नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। तो आप मुझे इस पे कांटेक्ट करिए। तो खैर, हम अपनी फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट नोटिफाइज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। देखो ये जो हमारी न्यूज है इकोनॉमी में कवर होगी। अभी क्या गवर्नमेंट ने कुछ IT से रिलेटेड कुछ रूल्स को क्या किया, नोटिफाई किया, ठीक है। अभी रूल्स को इसलिए फॉर्म किया है, रूल्स को इसलिए फ्रेम किया है क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे डिजिटल मीडिया क्या बढ़ रही है, जैसे जैसे मतलब कि डिजिटल हमारा इंडिया बढ़ रहा है, हम मतलब स्मार्टफोन्स का इंक्लूजन हो रहा है, डिजिटली हर चीज बढ़ रही है। तो डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है या उसकी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या किया, यूजर्स के राइट्स को बिल्कुल क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इन रूल्स को क्या किया जाए, फ्रेम किया गया, ठीक है। रूल्स को फ्रेम किया गया किसके अंडर, IT एक्ट 2000 एक्ट के अंडर, सेक्शन 87 क्लोज 2 के अंडर रूल्स को फ्रेम किया गया एंड इन सुपर सेशन ऑफ अर्लियर IT रूल्स 2011, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो रूल्स फ्रेम किए गए ये क्या प्रोवाइड करेंगे, ये बताएंगे किस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या जैसे आपका फेसबुक हो गया, इन सब पे जो आप न्यूज को आप क्या करते हो, शेयर करते हो, या फिर जो डिजिटल मीडिया हो गया या जो OTT प्लेटफॉर्म्स हो गए, इन पे आप किस तरह से क्या कर सकते हो, मतलब जो भी न्यूज आप इस पे शेयर कर रहे हो आप किस तरह से उसको क्या कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, ठीक है। रूल्स प्रोवाइड अ सॉफ्ट टच ओवरसाइट मैकेनिज्म इन रिलेशन टू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एज वेल एज डिजिटल मीडिया एंड OTT प्लेटफॉर्म एक्सेट्रा, ठीक है। रूल्स में क्या है, सोशल मीडिया से रिलेटेड जो भी रूल्स होगा वो कौन एडमिनिस्टर करेगा, वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT करेगा। इसके अलावा जो रूल्स रिलेटेड है इन रिलेशन टू डिजिटल मीडिया उनको कौन एडमिनिस्ट्रेट करेगा, उनको करेगी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। तो कैसे आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ एक ही मिनिस्ट्री नहीं कर रही, जो सोशल मीडिया पे जो भी रूल्स बनेंगे उनको जो एडमिनिस्ट्रेट करेगा वो कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। इसके अलावा जो भी रूल्स डिजिटल मीडिया पे रिलेटेड होगा उनको कौन एडमिनिस्ट्रेट करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। सो रूल्स रिलेटिंग टू कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स इन रिलेशन टू डिजिटल मीडिया will be administered by the Ministry of Information and Broadcasting, ठीक है। हाई वो डिफरेंट सेक्टर के लिए जो गाइडलाइंस है वो थोड़ा डिफरेंट है। जरा हम देख लेते हैं। 3 प्लेटफॉर्म, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप समझ सकते हो, डिजिटल मीडिया, ठीक है। इसके अलावा OTT प्लेटफॉर्म आपको पता ही है, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, ये सब क्या होते हैं, OTT प्लेटफॉर्म होता है। अब जरा देख लेते हैं क्या क्या गाइडलाइंस है। देखो, सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स वो इंटरमीडिएट्स होंगी जो इनेबल करती हैं 2 और मोर यूजर्स में ऑनलाइन इंटरेक्शन। जैसे आपका फ्रेंड है, वो आपस में अगर सोशल मीडिया के किस प्लेटफॉर्म के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, चाहे फेसबुक के थ्रू करते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू कर रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। तो सोशल मीडिया वो इंटरमीडिएट की तरह रोल एक्ट करते हैं। लाइक व्हाट्सएप क्या है, व्हाट्सएप इज जस्ट एन इंटरमीडिएट बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड, ठीक है। तो सोशल मीडिया इंटरमीडिएट आर इंटरमीडिएट जो एक ऑनलाइन इंटरेक्शन इनेबल करती है बिटवीन 2 और मोर यूजर, और उनको अलाउ करती है कि आप अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन को तो क्रिएट करो, अपलोड करो, शेयर करो, डिसेमिनेट करो, मॉडिफाई करो यूजिंग इट सर्विस। आप व्हाट्सएप की सर्विसेज को यूज करके अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो एंड मैनेज, ठीक है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया जो इंटरमीडिएट्स होगी, इंटरमीडिएट मैं आपको बता चुकी हूँ, लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक जो भी है, ये क्या करते हैं, आप कुछ उनको प्रिस्क्राइब रूल्स होते हैं जो उनको फॉलो करने होते हैं। अगर वो रूल्स फॉलो नहीं करते तो कहीं ना कहीं क्या इन प्लेटफॉर्म्स को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स टू फॉलो प्रिस्क्राइब ड्यू डिलिजेंस फेलिंग विच द सेफ हार्बर प्रोविजन वुड सीज टू अप्लाई टू दीज प्लेटफॉर्म, ठीक है। अगर उन्होंने ये रूल्स अगर उन्होंने अप्लाई नहीं किए तो वो इन प्लेटफॉर्म्स पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा जो IT एक्ट है ये प्रोवाइड करता है कि किस तरह से मतलब जो इंटरमीडिएट्स हैं या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको एक सेफ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, और उनको कुछ यूजर्स कभी कभी होता है कि यूजर्स के एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल उन जो वेबसाइट्स हैं उनको माना जाता है। तो अगर वो ये जो प्लेटफॉर्म्स है ये अगर वो रूल्स फॉलो करते हैं तो यूजर्स के एक्शंस के लिए उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। IT प्रोवाइड्स अ सेफ हार्बर टू इंटरमीडिएट एंड exempts them from the liability for the action of user if they adhere to the government prescribed time। मतलब कि यार अगर
फेसबुक को आपने बता दिया कि ये गाइडलाइंस फॉलो करनी है और अगर वो फॉलो कर रहा है, लेकिन अगर बीच में किसी यूजर ने कुछ कर दिया, उसने अगर करा, तो एफबी या फिर व्हाट्सएप को, इनको गवर्नमेंट कुछ नहीं एग्जाम करेगी, जो करेगी गाइडलाइंस फिर वो यूजर पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा हमें ये बताना होगा जो कंटेंट का जो फर्स्ट ओरिजिनेटर है उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, जो कंसीडर किया जाता है एंट्रेंस। आपको पता है कितने जो फॉरवर्डिंग मैसेजेस है वो जितने फैलते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल में फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है उसको आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, क्योंकि वही एक्चुअल में उस इंटरनेशनल एक्टिविटी को क्या कर रहा है, फैला रहा है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनको हम डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ यूजर्स। ठीक है, इसके अलावा हम क्या करेंगे, ऑनलाइन सेफ्टी और जो यूजर्स की जो डिग्निटी है उसको इंश्योर कराएंगे, स्पेशली वुमेन यूजर। आपको पता है आर्टिकल 21 आपकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है, तो इसमें हम करेंगे कि ऑनलाइन भी आपकी जो वुमेन की जो डिग्निटी और सेफ्टी है वो मेंटेन रहे, स्पेशली वुमेन। ठीक है, इसके अलावा जो इंटरमीडिएट्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, उनको एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म सेटअप करना होगा ताकि जो भी यूजर्स की कंप्लेंट है वो उनको एड्रेस कर सके। इसके अलावा कुछ सर्टेन कैटेगरीज ऑफ कंटेंट को हम क्या करेंगे, जो लेस डाउन सर्टेन कैटेगरीज ऑफ कंटेंट दैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुड नॉट होस्ट। मतलब कि इसमें क्या होगा, कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं, कुछ मतलब कि कंटेंट ऐसा होता है जो यूजर्स के लिए अच्छा नहीं है, तो उसमें क्या होगा, कुछ कंटेंट की कैटेगरी बनाई जाएगी जो इन प्लेटफॉर्म्स पे मतलब कि उनको प्लेटफॉर्म्स अपलोड नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डिजिटल मीडिया पे। डिजिटल मीडिया आपको पता ही होता है जो डिजिटाइज कंटेंट है जो इंटरनेट के थ्रू आपको ट्रांसमिट हो रहा है या कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू आपके पास क्या हो रहा है, आ रहा है। फ्रॉम द पर्पस ऑफ दीज सोर्स इंक्लूड जैसे कंटेंट्स जो आपको रिसीव हुआ है, स्टोर्ड हुआ है, ट्रांसमिट हुआ, जैसे न्यूज हो गई या करंट अफेयर्स कंटेंट हो गया। ठीक है, जो आप डिजिटली मिला, लाइक एक तो न्यूज हो गया आप टीवी के थ्रू देख रहे हो, एक वो न्यूज हो रही है जो आप क्या कर रहे हो, इंटरनेट का यूज करके यूट्यूब पे से देख रहे हो। ठीक है, या फिर आप मतलब कि फेसबुक से थ्रू देख रहे हो। ठीक है, तो ये सब क्या हो रखा है, ये भी सब किसमें आएगा, डिजिटल मीडिया के थ्रू आएंगे। ठीक है, इसके अंदर हम जो कहेंगे ये जो फॉलो करती है कौन से, जर्नलिस्ट कंडक्ट ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ये रूल्स को फॉलो करेगी। केबल टीवी नेटवर्क एक्ट नॉर्म्स ये सब फॉलो करेगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, 3 लेवल का ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए जिसको एस्टेब्लिश किया जाएगा, जो क्या करेगा, डिफरेंट लेवल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन से डील करेगा। मतलब सिंपल है कि अगर आपको किसी भी कंज्यूमर को, किसी भी यूजर को कोई कंप्लेंट है तो इसलिए आपको ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। जो भी ग्रीवेंस रिड्रेसल है उसकी कंप्लेंट को आपको विद इन 24 आवर्स आपको देखना पड़ेगा और 15 दिन तक आपको उसकी कंप्लेंट को रिजोल्व करना होगा। ये हमने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था। इसके अलावा जो कोड ऑफ एथिक्स है वो बताएगा कि क्या गाइडेंस है जो भी ऑनलाइन न्यूज पे फॉलो करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है ओटीटी प्लेटफॉर्म। ये हमने अभी परसों पढ़ा था ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को, कि इसमें क्या होगा, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है उन्हें अपने कंटेंट को खुद ही क्लासिफाई करना होगा 5 एज बेस्ड कैटेगरीज में। एक तो यू होता है दैट इज यूनिवर्सल, कोई भी एज का देख सकता है। एक होता है यूए जो 7+ के बच्चे देख सकते हैं, यू एक तो 13+ के देख सकते हैं, यू ए 16+ देख सकते हैं, एक ओनली ए होता है जो कि 18+ एडल्ट कंटेंट होता है। ठीक है, उसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को अपने कंटेंट को इस हिसाब से क्लासिफाई करना होगा। इसके अलावा जो 13+ या जो उससे ऊपर का जो कंटेंट है उसमें पेरेंटल लॉक्स को भी क्लासिफाई किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि उसमें पेरेंट्स का कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपने 13+ की कोई मतलब कि कंटेंट बना दिया है तो वहां पे 13+ के बच्चे देख सकते हैं कुछ नहीं, वहां पे भी अगर पेरेंट्स उनको अलाउ करते हैं देन दे कैन मतलब वॉच। ठीक है, इसके अलावा कुछ रिलायबल एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म होना चाहिए फॉर कंटेंट क्लासिफाइड ए। मतलब कि देखो आपको पता है 18+ का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन क्या वो एक्चुअल में 18+ के लोग ही देख सकते हैं क्या? मतलब कि क्लासिफाई करने से डजंट मीन ना कि वो बच्चे नहीं देख सकते। ठीक है, तो कैसे वो एज वेरिफिकेशन होगा, लाइक आप खुद देख लेना, अगर आप लोगों ने फेसबुक पे अकाउंट बना रखा हो तो फेसबुक या ऑर्कुट पे भी अकाउंट 18+ से पहले नहीं बन सकता, लेकिन उस वक्त आप लोग भी 13-14 साल के होंगे तब आपने अकाउंट बनाया होगा, क्योंकि अपने डेट ऑफ बर्थ आपने गलत करके। ठीक है, तो रिलायबल एक एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा 3 लेवल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इसमें भी होना चाहिए। बाकी जो कोड ऑफ एथिक्स के अंदर जो भी गाइडलाइंस होगी वो भी ये फॉलो करें। ठीक है, तो आई गेस आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अनअर्थन एंशिएंट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री इन झारखंड। देखो ये जो हमारी न्यूज है आर्ट एंड कल्चर में कवर होगी। अभी एएसआई ने क्या किया है, कुछ एंशिएंट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री की झारखंड में कुछ क्या करा है, अनअर्थन किया है। ठीक है, चलो हम पढ़ते हैं क्या है ये। देखो जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री हमने फाउंड आउट करी है वो माना जा रही है 900 साल पुरानी है, जो बरीड हुई थी अंडर अ माउंट, कहाँ पे, झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के सीतागढ़ी हिल्स में। ठीक है, मोनेस्ट्री रिप्रेजेंट करती है पाला पीरियड को। आपको पता है ना कितने पीरियड होते थे, डिफरेंट चोला पीरियड, पाला पीरियड। ठीक है, तो ये जो मोनेस्ट्री रिप्रेजेंट करती है कि पाला पीरियड की है। ठीक है, पालास ने क्या करता था, बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग को पैटर्नाइज करते थे, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी होगी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी होगी, ये आपको पता होना चाहिए अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है। ठीक है, जो पाला डायनेस्टी थी उन्होंने रूल करी थी 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी में, कहाँ रीजन्स में, बिहार से लेके बंगाल रीजन। ठीक है, अभी क्या जो डिस्कवरीज आई है इस रीजन से उसका क्या सिग्निफिकेंस है जरा हम देख लेते हैं।
इसमें क्या है, जो 4 स्टैच्यू मिले किसके, जो लॉर्ड तारा है उनके 4 स्टैच्यू मिले हैं किस मुद्रा में, वरद मुद्रा में। इसके अलावा 6 स्टैच्यू मिले हैं बुद्धा जी के, किस मुद्रा में, भूमि स्परा मुद्रा में। इनको अनकवर्ड किया गया। ठीक है, देखो अब हम देखते हैं वरद मुद्रा क्या होता है, जिसमें जो हैंड का जो गेस्चर है वो ऐसे शो कर रहा है, मतलब कि इट शोज द डिस्पेंसिंग ऑफ बूंस। ठीक है, भूमि स्पर्श मुद्रा इस तरह का मूर्त है, देखो जिसमें आपके जो पैर है वो भूमि को छू रहे हो। ठीक है, इट इज अ गेस्चर ऑफ हैंड शोइंग द 5 फिंगर्स ऑफ राइट हैंड टुवर्ड द अर्थ। इसमें जो 5 फिंगर्स हैं वो आपकी हाथ मतलब कि अर्थ को शो कर रही है। ये सिंबलाइज करे कि बुद्धा कॉल करे अर्थ को कि उनकी जो प्योरिटी है उसको विटनेस किया जाए। एंड चेस्ट डिस्पाइट द टेम्पटेशन ऑफ मरा who always try to dissect the Buddha or any one of the riches। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ गई। 2 मुद्राएं देख लो, ये भूमि स्पर्श मुद्रा है जिसमें जो हमारी जो हाथ की जो 5 फिंगर्स होती हैं वो अर्थ के टुवार्ड्स क्या करती हैं, मतलब कि दिखाई जाती हैं, शो की जाती हैं। इसका मतलब ये कि बुद्धा जी अर्थ को ये बोलते हैं कि हमारी जो प्योरिटी है आप उसको विटनेस करो। ठीक है, वरद मुद्रा में क्या होता है, जो हमारा हैंड की गेस्चर होती है वो एक तरह से इस तरह से होती है, देखो आपको दिख रहा है उस तरह से होती है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कवरी ये शो करती है कि जो डीटी तारा थी वो शो करती है दैट द रीजन वाज एन इंपॉर्टेंट सेंट्रल ऑफ वज्रयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। अरे यार ये द्वारा नहीं चल रहा है अभी। ठीक है, जो देखो अभी हमने क्या चल गया, जो तारा की हमें कितनी, जो भगवान तारा थी, जो डीटी तारा थी, उनकी हमें कितनी मिली है, 4 स्टैचूज मिली है। ठीक है, तो जो तारा की जो डिस्कवरी ये शो करते हैं कि जो रीजन था वो काफी इंपॉर्टेंट सेंटर था किसका, वज्रयान सेक्टर ऑफ बुद्धिज्म। ये आपको पता है 3 जैसे हीनयान था, महायान था, तो वज्रयान बाद में आता। वज्रयान जो सेक्शन था वो मेनली तांत्र पे बिलीव करता था, जो 6 से 11 सेंचुरी में फ्लरिश हुआ था। ठीक है, जो नागरी स्क्रिप्ट थी, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट का प्रीवियस वर्जन था, वो तारा स्टैच्यू पे फाउंड होकर, मतलब ये जो तारा की जो आपको स्टैच्यू मिली है उस पर जो नागरी स्क्रिप्ट को लिखा गया। इसके अलावा एक सेम स्कल्पचर की डिस्कवरी हुई है जो शैवी डीटी माहेश्वरी के जैसा दिखता है, वो इंडिकेट करती है कल्चरल एलिमिनेशन इन दिस एज। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। सिंपल था इसमें कि 4 जो इमेजेस है वो किसकी मिली है, डीटी तारा की। इसके अलावा जो 5 स्टैचूज मिले हैं, 6 स्टैचू मिले हैं बुद्धा जी के। ठीक है, किस किस मुद्रा में मिले वो हमने देख लिया है। फिर हमने ये देख लिया जो तारा की जो डिस्कवरी है वो ये शो करती है कि वो उस वक्त वज्रयान सेक्शन को ज्यादा मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यूके कोर्ट पेव्स फेव फॉर नीरव मोदी एक्स्ट्राडिशन। देखो वैसे आपने पढ़ा ही होगा, वैसे कोई इकोनॉमी में कवर होगा। ठीक है, आपको पता है नीरव मूवी को वो कर दिया था कि भी वो मतलब कि वो पैसा लेके भाग गए थे। तो अभी यूके कोर्ट जो फिर वहां की जो यूनाइटेड किंगडम की कोर्ट है उन्होंने बोला कि नहीं, अब नीरव मोदी को क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। ठीक है, अभी क्या जो फ्यूगिटिव ज्वेलर, फ्यूगिटिव क्या होता है, भगोड़ा, तो भाग गया था ना, जो नीरव मोदी है उसको हमारे इंडिया के सीबीआई के द्वारा मांगा जा रहा है। ठीक है, इज वांटेड बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और साथ में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने बैंक फ्रॉड किया है नियर अबाउट 13,500 करोड़ का। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। अभी क्या सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग एक्स्ट्राडिशन क्या होता है, एक्स्ट्राडिशन क्या होता है कि इज डिलीवरी ऑन पार्ट ऑफ वन स्टेट टू अनदर ऑफ दोज whom it is desired to deal with। लाइक अगर इंडिया को नीरव मोदी के साथ डील करना है और यूके उसको भेज रही है वापस इंडिया में, तो ये इस प्रोसेस को एक्स्ट्राडिशन बोलते हैं, क्योंकि जो यूके है वो नीरव मोदी को डिलीवर कर रही है वापस इंडिया में। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज डिलीवरी ऑन द पार्ट ऑफ वन स्टेट टू अनदर, मतलब वन स्टेट यूके के द्वारा टू इंडिया फ्रॉम होम इट इज डिजायर्ड, जो डिजायर्ड है इंडिया के द्वारा, जो डील करते विद क्राइम्स ऑफ होम दे हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ कन्विक्टेड एंड आर जस्टिफिएबल इन कोर्ट्स ऑफ अदर स्टेट। सिंपल बात समझ में आ गई। ठीक है, एक्स्ट्राडिशन जो रिक्वेस्ट है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन, अंडर ट्रायल कन्विक्टेड क्रिमिनल्स में इनिशिएट किया जाता है। ठीक है, मतलब कि सपोज करो इंडिया ने ये रिक्वेस्ट किया यूके से कि आप जो हमारी एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट है उसको स्टार्ट करो। इन केस ऑफ किस किस केस में स्टार्ट हो सकती है, अंडर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ऑफ कोर्स इनके अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, अंडर ट्रायल इन 3, या कन्विक्टेड। कन्विक्टेड मतलब कि अगर आपको लगता है कि हाँ इस पे शक है तो इस केस में भी क्या कर सकते हो, आप एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, एक्स्ट्राडिशन जो एक्ट है वो 1993 में मॉडिफाई किया गया था, जिसमें ये प्रोवाइड करते हैं कि जो इंडिया की जो लेजिस्लेटिव बेसिस फॉर एक्स्ट्राडिशन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी क्या है हमारी। ये जो एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962 है, देखो गाइस आपको समझ में आएगा ना एक्स्ट्राडिशन क्या होता है। एक्स्ट्राडिशन का मतलब सेम यही है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्या है उस क्रिमिनल को वापस भेजा जाए जहां पे उस बंदे का केस एक्चुअल में बनता है। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्राडिशन एक्ट है 1962 में आया था, जिसको 1993 में मॉडिफाई किया गया था ताकि इंडिया के लॉ के अकॉर्डिंग क्या किया जाए, उस बंदे को एक्स्ट्राडिशन किया जाए, उसकी इंडिया में वापस लाया जाए। ठीक है, एक्ट के अंदर जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को डिफाइन किया गया है वो ट्रीटी है वो एग्रीमेंट
जो इंडिया के द्वारा एग्रीमेंट बनाया गया विद द फॉरेन स्टेट, किसी और कंट्री के, क्योंकि देखो अगर इंडिया से बात है तो किसी और कंट्री में जाएगा तो हमें उस कंट्री के साथ एक एग्रीमेंट करना होगा रिलेटिंग टू द एक्स्ट्राडिशन ऑफ फ्यूगिटिव क्रिमिनल्स, ताकि जो भगोड़े होते हैं उनको हम वापस अपने इंडिया में लेके आ सके। इसमें एंड इट इंक्लूड्स एनी ट्रीटी, एग्रीमेंट और अरेंजमेंट, इसमें सभी तरह के ट्रीटीज हैं, ये एग्रीमेंट है जो भी किसी भी भगोड़े क्रिमिनल से रिलेटेड है, रिलेटेड टू द एक्स्ट्राडिशन ऑफ फ्यूगिटिव क्रिमिनल्स जो 15 अगस्त 1947 से पहले हुए हैं, और ये बाइंडिंग है इंडिया पे। इंडिया और यूके की जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी थी वो 1992 में साइन है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, ये नोडल अथॉरिटी है जो इन सब मैटर से डील करती है, जो भी एक्स्ट्राडिशन होती है इन सब से डील करती है। एक्स्ट्राडिशन इज नॉट अवेलेबल एट द रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ द पब्लिक, मतलब कि लाइक अगर आप कोई भी हम इंडिया का कोई भी आम आदमी कोई रिक्वेस्ट करे तो उसकी रिक्वेस्ट पे कभी भी काम नहीं होगा, अगर गवर्नमेंट ही क्या कर सकते हैं, इसको रिक्वेस्ट कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा क्या कहाँ पे एक्स्ट्राडिशन है जहाँ पे इसको एग्जाम्प्ट किया जाता है, जैसे एब्सेंस ऑफ अ ट्रीटी, अगर सपोज करो अगर हमारी यूके के साथ ट्रीटी नहीं होती तो हम वहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपकी किसी कंट्री का ट्रीटी नहीं है तो आप वहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर नो ट्रीटी राइम, ठीक है, अगर कहीं पे आपकी ट्रीटी नहीं है। इसके अलावा मिलिट्री एंड पॉलिटिकल ऑफेंस में ये ट्रीटी काम नहीं करती, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है FSSAI's GM organisms threshold for imported food crops unacceptable high। ये गाइस ये जो हमारी न्यूज एनवायरनमेंट में कवर होगी। अभी क्या है, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंडर जो GM ऑर्गेनिजम्स है उनको अगर हम फूड क्रॉप्स में इंपोर्ट करते हैं तो उनको अनएक्सेप्ट किया जा रहा है, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। क्योंकि हम न्यूज पढ़ते हैं क्या है, कंसर्न्स को रेज किया गया है इन द रीसेंट ऑर्डर ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो परमिट कर रही है कि 1% एडवेंचरस प्रेजेंस ऑफ GMO इन इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप्स। लाइक कुछ जो फूड क्रॉप्स होती हैं जो इंपोर्ट की जाती है, हम किसी और कंट्री से मंगवाते हैं, तो उसमें जो FSSAI है उन्होंने क्या कर रखा है कि अगर उस क्रॉप में 1% ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं प्रेजेंट हैं तो वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, इसके ऊपर कंसर्न रेज किया गया, ठीक है। एडवेंचरस प्रेजेंस का मतलब क्या होता है, अनइंटेंशनली या फिर गलती से, मतलब कि अपनी मर्जी से उन्होंने नहीं ऐड करा है GMO को, मतलब कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, तो अगर अनइंटेंशनली या फिर अपने आप इंसिडेंटली प्रेजेंस हो जाते हैं GM मटेरियल का ट्रेस अमाउंट में नॉन GM क्रॉप्स में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, ठीक है। डिमांड तो की करी है कि इसको लिमिट करना चाहिए 0.01% तक, मतलब कि FSSAI ने 1% तक अलाउड किया गया है, लेकिन डिमांड की जा रही है कि नहीं इट इज टू मच, तो ये 0.01% तक ही अलाउ करना चाहिए। एडवेंचरस प्रेजेंस का मतलब क्या होता है कि अनइंटेंशनली किसी GM मटेरियल का एडिशन हो जाता है नॉन GM क्रॉप्स में। अभी क्या है, FSSAI ऑर्डर ने मार्च 1 मार्च 2021 को ऑर्डर पास किया था, जिसमें क्या गया था 24 फूड प्रोडक्ट्स की जो इंपोर्ट किया गया था विल हैव टू, उनको मैंडेटरी डिक्लेयर करना चाहिए था कि जो आपको प्रोडक्ट्स हैं वो नॉट GM है, कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है और उनका जो ओरिजिन है वो भी नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ठीक है। एज पर FSSAI ऑर्डर कि 1 मार्च 2021 से मेनली जो 24 फूड क्रॉप्स हैं जो हमारे इंडिया में इंपोर्ट होते हैं, उनको जो भी इंपोर्टर्स इनको इंपोर्ट कर रहे हैं उनको पहले डिक्लेरेशन साइन करनी पड़ेगी कि जो आपका प्रोडक्ट है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, और इवन जो इसका ओरिजिन है वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं होना चाहिए। इसमें जो 24 फूड क्रॉप्स थी वो कौन कौन सी थी, एप्पल, एगप्लांट, मीज, व्हीट, मेलन, पाइनएप्पल, पपाया, प्लम, पोटैटो, राइस, सोयाबीन, शुगरकेन, टोमेटो एमंग अदर्स, ठीक है। इसके अलावा तो GM फूड, जो भी अगर आप कोई फूड प्रोडक्ट ऐसा इंपोर्ट करते हो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है, उसको पहले आपको 2 लॉज के अंडर उसको अप्रूव करना पड़ता है। एक तो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो कवर करता है एनवायरमेंटल इंपैक्ट। इसके अलावा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 जो ये कवर करते हैं कि इसका ह्यूमन हेल्थ पे क्या इंपैक्ट कर सकता है। देखो क्या अभी हमने क्या पढ़ा है कि मार्च 1 2021 से FSSAI ने पास किया है कि 24 जो प्रोडक्ट्स हैं अगर आप इंपोर्ट करते हो तो उनको आप डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। लेकिन अगर इन केस आप जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट अगर आप इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हो तो उससे पहले आपको प्रायर 2 से अप्रूव करना लेना पड़ेगा, एक तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 1986 के अंदर एंड FSSAI एक्ट 2006 के अंदर, ठीक है। जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर है, वो इट इज द अपेक्स बॉडी जो अलाउ करते हैं कि GM क्रॉप्स को आपको कमर्शियली यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक बार जब ये अप्रूव करते हैं तो उसके बाद जो FSSAI वो एक बार रिस्क असेसमेंट करते हैं कि अगर हम GM क्रॉप्स को यूज करेंगे तो इसका ह्यूमन हेल्थ पे या फिर एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट हो सकता है, वो पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद ही उसको अलाउ करते हैं कि इसको कंज्यूम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। GM क्रॉप आप सबको पता होगा, GM क्रॉप में क्या होता है, हम किसी भी क्रॉप को जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, आर्टिफिशियल उसको मॉडिफाई करते हैं
इनटू अनदर सिस्टम टू गिव, ताकि हम जो अपनी डिजायर्ड जो हमारी प्रॉपर्टीज है उसको हम ले सके, जैसे पेस्ट रेजिस्टेंस, हर्बिसाइड टॉलरेंस, ड्राउट रेजिस्टेंस एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है proposed asset reconstruction company will not affect existing players RBI गवर्नमेंट। देखो गाइस, ये जो न्यूज हमारी इकोनॉमी में कवर होगी, आपका सबको पता होगा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या होती है, एक तरह का जो बैड लोन्स होती है उनको एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, दैट इज द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, देखो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है, एक स्पेशल टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है। देखो मैं आपको एक बार सिंपल भाषा में बता देती हूँ, काफी बार बता रखा है। लाइक बैंक है, ठीक है, इसने 100 करोड़ पे किसको, एक बंदे को दे रखे हैं, पर्सन को दे रखे हैं। ठीक है, अब कि इस पर्सन ने क्या ये 100 करोड़ पे दे नहीं रहे बैंक के, तो बैंक के तो ये पैसे चले जाएंगे। तो एक एआरसी जो कंपनी होती है वो क्या करती है, इन 100 करोड़ को बैंक से खरीद लेंगी 90 करोड़ पे में, मतलब कि 90 करोड़ पे बैंक को दे देंगी कि तुम एक काम करो, तुम 90 करोड़ पे रख पड़ो। अब ये जो अपना जो अमाउंट है वो इस पर्सन से खुद निकलवाएंगी, वो अब ये जो काम है वो एआरसी का हो जाएगा, मतलब कि जो बैंक का बर्डन है वो कहीं ना कहीं एआरसी पर चला जाता है। ठीक है, एआरसी एक तरह के स्पेशल टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है जो क्या करते हैं, जो बैंक का जो डेप्ट है वो बाय कर लेते हैं एक म्यूचुअली एग्रीड वैल्यू पे, और अटेम्प्ट और फिर जो क्या करती है इन डेप्ट को रिकवर करती है, किससे, बाय इटसेल्फ, मतलब ये अपने आप पे करती है, इनको डेप्ट को रिकवर करती है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन और दैट पर्टिकुलर पर पर्सन। ठीक है, एआरसी को इनकॉर्पोरेट किया किसके अंडर, कंपनीज एक्ट के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए, और इसको रजिस्टर्ड किया गया विद आरबीआई अंडर सार्फेसी एक्ट 2002, जो आरबीआई करती है रेगुलेट एआरसी को एज एन एनबीएफसी। ठीक है, एआरसी को एज एनबीएफसी ट्रीट करती है। अभी यूनियन बजट 2021 के अंदर एक न्यू एआरसी है जो बैड बैंक को प्रपोज किया गया है, जो क्या करेगा, जो भी एग्जिस्टिंग बैड लोन्स है उनको एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, एआरसी ने प्रपोज किया कि एआरसी जो बजट में अभी एआरसी को प्रपोज किया गया है वो कौन सेटअप करेगा, इज विल बी सेटअप बाय द स्टेट ओन एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक, जो देयर विल बी नो इक्विटी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। मतलब कि देखो सिंपल बात है, अभी बजट में क्या बोल रहा है कि किसी एक बैड बैंक को सेटअप किया जाएगा। अभी जो बैड बैंक सेटअप किया जाएगा वो कौन सेटअप करेगा, या तो कोई जो स्टेट है, डिफरेंट जो स्टेट्स हैं वो या तो खुद करेंगी, या जो प्राइवेट सेक्टर बैंक के द्वारा ओन किया जाएगा। इसमें गवर्नमेंट 1 रुपए की भी इक्विटी कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, 1% का भी शेयर इसमें गवर्नमेंट नहीं करेगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगा जो बैड एसेट्स को मैनेज करेगा, ये जो सेल करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, नियर अबाउट 2 से 2.5 लाख करोड़ के जो स्ट्रेस एसेट्स है उनको क्या करेगा, सोल्व करेगा। ठीक है, ताकि रिकवर कर सके। प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो हमारे एग्जिस्टिंग एआरसीज में से ओनली 3 से 4 एआरसीज हैं जो एडिक्वेटली कैपिटलाइज्ड, मतलब कि उनके पास इतना मनी है। ठीक है, वाइल जो मोर देन डजन, इसके अलावा मतलब कि वैसे तो बहुत ज्यादा एआरसीज हैं, लेकिन जो 3 से 4 ही एआरसीज ऐसी हैं जो अच्छी तरह से कैपिटलाइज है, जिसमें लिक्विडिटी है, जबकि 12 से ज्यादा एआरसीज ऐसी हैं जो बहुत ही कम कैपिटलाइज है, और इसलिए एक न्यू स्ट्रक्चर को जरूरी है सो दैट वी सेटअप कर सके टू रिजोल्व स्ट्रेस्ड एसेट्स अर्जेंटली। बेनिफिट के एसेट्स की ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये क्या करते हैं, बैंक्स के जो बैड लोन्स होती हैं उनको क्लीन अप करती हैं अंडर सिंगल एक्सक्लूसिव एंटिटी। इसके अलावा क्या करती हैं, जो बैंकिंग रिलेशंस ताकि इफेक्ट ना हो, रेगुलर बैंकिंग रिलेशंस आर नॉट इफेक्टेड एज बैंक आर लेफ्ट विद द क्लीनर बैलेंस शीट्स एंड डू नॉट हैव टू डील विद प्रॉब्लम। ठीक है, सिंपल बात है, आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। अब हम अपनी छोटी छोटी न्यूज पे एंटी डिफेक्शन हो, ये आप सबको पता ही होगा, ये 10th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा इसको इंसर्ट किया गया था। देखो इसके अंदर आपको पता है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर क्या होता है कि मतलब कि अगर सपोज करो आप कांग्रेस की तरफ से लड़े और आप कांग्रेस की तरफ से जीत भी गए, लेकिन आपने बाद में क्या कर लिया, बीजेपी में आप चले गए। ठीक है, मतलब कि आप क्या कर सकते हो, जीतने के बाद किसी और पार्टी में वापस नहीं जा सकते। ठीक है, लॉ स्टेट्स दैट एनी एमपी और एमएलए वुड बी डिस्क्वालीफाई, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर इफ दे फ्रॉम देयर ऑफिस इफ दे वोटेड ऑन मोशन कॉन्ट्रारी टू द डायरेक्शन इशूड बाय देयर पार्टी। ठीक है, ये हाउस में हर एक वोट पे अप्लाई होता है ऑन एवरी बिल एंड एवरी अदर इशू। इसमें ऐसा इवन भी होता है, लाइक आपको पता है ना, हर एक बिल में क्या होती है, वोटिंग दी जाती है। लाइक अगर आप कांग्रेस के हो, अगर आपने अपने कांग्रेस के एमपी हो, लेकिन आपको बोला कि इस बिल पे हाँ करनी है, अगर आपने ना कर दी तो भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आपने व्हिप का पालन नहीं किया तो भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ये राज्यसभा में भी अप्लाई होते हैं और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनमें भी अप्लाई होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको इसलिए फॉर्मुलेट किया जाएगा ताकि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में स्टेबिलिटी लेके जाए, क्योंकि इट इज सीन अगेन द प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एज लेजिस्लेचर्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम वोटिंग एज पर देयर विल। ये कहीं ना कहीं तरह से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अगेंस्ट भी माना जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ पार्टी गलत भी कर रही हो, ठीक है, और उनको अपनी विल के अकॉर्डिंग वो वोट नहीं कर पाते। नेक्स्ट है निधि कंपनीज, आप सबको पता होगा निधि कंपनीज क्या होती हैं। निधि कंपनी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो काम करती है बिजनेस ऑफ लेंडिंग एंड बोरिंग विद इट्स मेंबर और शेयरहोल्डर, मतलब कि जो भी उसके मेंबर्स होते हैं उनको या तो पैसे उधार पे देते हैं, उनसे पैसे उधार से लेते हैं। ठीक है, अभी क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इन्वेस्टर्स को एडवाइस किया है कि आप अपनी निधि कंपनीज के स्टेटस को वेरीफाई करो बिफोर इन्वेस्टिंग इन दैट। मतलब कि
लाइक देखो इसमें क्या होता है ना, लाइक आप 10 लोग हो, आप 10 लोग ने क्या इन्वेस्टमेंट करके क्या कर लिया, एक अपनी कंपनी बना ली, तो आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और आप जब मन करे आप इसमें से बोरो भी कर सकते हो, उधार भी ले सकते हो, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने यही बोला है कि जो भी इन्वेस्टर्स, अगर आप इन्वेस्ट करो किसी निधि कंपनी में तो एक बार उसका स्टेटस वेरीफाई कर लो, ठीक है, और ये देख लो कि क्या वो फर्म्स जो रूल्स सेट किए गए हैं उसके साथ कॉम्प्लाई कर रही है, नहीं उन रूल्स को फॉलो कर रही है, नहीं कर रही है। इससे पहले कंपनी ने 2013 के अंदर किया है, और जो निधि रूल 2014 के अंदर क्या किया था, इनको अमेंड किया गया था ताकि हम इन कंपनीज को बेटर वे में रेगुलेट कर सकें, ठीक है। अभी क्या है, तो निधि कंपनीज को नोटिफाई किया जाता है बाय गवर्नमेंट अंडर कंपनी एक्ट 9। तो गाइस आप सबको पता होना चाहिए कौन सा किसके एक्ट के अंदर आता है, क्योंकि पूछ लेता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, कंपनीज एक्ट, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी एनबीएफसी किसके अंदर रेगुलेट करती है, ठीक है, आरआरबी किसके अंदर रेगुलेट करती है, निधि कंपनीज किसके अंदर रेगुलेट करती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इट रेगुलेट्स अंडर कंपनी एक्ट 1956 अंडर है। एफडीआई को बिल्कुल बैन किया गया है इन द निधि कंपनी। नेक्स्ट है सिटी इनोवेशन एक्सचेंज, ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। प्लेटफॉर्म ये क्या करेगा, हमने अभी उस दिन भी पढ़ा था, ठीक है, कि बजट में 4 सिटीज को लॉन्च किया गया। ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा, सिटीजन ऑर्गेनाइजेशंस को, एकेडमिया, बिजनेस, गवर्नमेंट, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा लाएगा। ये क्या करेगा, हमारी सिटीज को इनोवेटर्स का कनेक्ट करेगा अक्रॉस द नेशनल इकोसिस्टम, ताकि हम इनोवेटिव सॉल्यूशन डिजाइन कर सके, जो भी हमारे प्रेजेंट सॉल्यूशन चैलेंजेस हैं उनको फेस कर रहे हैं उनको एड्रेस कर सके। इससे हम क्या कर सके, इट विल ईज द डिस्कवरी, डिजाइन एंड वैलिडेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू अ रोबस्ट, ट्रांसपेरेंट, यूजर सेंट्रिक प्रोग्राम। मतलब कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप इस प्लेटफॉर्म पे डाल दो और वहां पे आपको इजीली क्या कर मिल सकते हैं, आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल सकता है। इससे अलावा क्या है, इट विल ऑल्सो हेल्प इन फ्लो ऑफ आइडियाज आउटसाइड इन एंड आउटसाइड आउट। इसके अलावा जो अर्बन गवर्नेंस है, स्मार्ट अर्बन गवर्नेंस है, उसकी स्किल्स और कैपेसिटी को भी एनहेंस करेगा। लास्ट इज मनाथू पद्मनाभन, ठीक है। अभी क्या है, प्रधानमंत्री ने इनको क्या किया, इनकी जयंती पर ट्रिब्यूट पे किया है। ये सोशल रिफॉर्मर थे, फ्रीडम फाइटर थे केरला से, और इनको फाउंडर ऑफ नेट सर्विस सोसाइटी भी माना जाता है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन था जो मेनली नेट कम्युनिटी की वर्किंग वेलफेयर के लिए काम करता था। इन्होंने वाइकोम सत्याग्रह जो 1924 में हुआ था, और गुरुवेयूर सत्याग्रह जो 1929 में, इसमें पार्टिसिपेट किया गया था, जो टेम्पल एंट्री से रिलेटेड था। ये प्रेसिडेंट बने थे किसके, त्रवणकोर देवस्वम बोर्ड 1950 में। 1959 में इन्होंने क्या करा था, ही लेड द यूनाइटेड ऑपोजिशन विमोचन समरण अगेंस्ट द स्टेट कम्युनिस्ट मिनिस्ट्री के अगेंस्ट उन्होंने इसको लीड किया था। इनको पद्म भूषण भी अवार्ड दिया गया था 1966 में, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, और कोई कमेंट और कोई डाउट हो तो कमेंट करना। तब तक ले बाय बाय, टाटा।